नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड और हिंदी की मिक्स वन लाइनर सीरीज़ और इसमें हम प्रत्येक दिन 50% उत्तराखंड के और 20% हिंदी के इन पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में निम्न किस स्थान का वर्णन किया है। तो कालिदास द्वारा मेघदूत नामक ग्रंथ में उत्तराखंड के किस स्थान का वर्णन किया गया है। तो इसमें किया है कनखल हरिद्वार का। तो हरिद्वार के कनखल क्षेत्र का वर्णन किया है इन्होंने अपने मेघदूत नामक ग्रंथ में। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार में स्थित मकरवाहनी गंगा भव्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो हरिद्वार में स्थित मकरवाहनी गंगा भव्य मंदिर का जो निर्माण है ये हुआ है दक्षिण शैली में। तो दक्षिण शैली में किया गया है हरिद्वार में स्थित जो मकरवाहनी गंगा का मंदिर है, तो यह दक्षिण शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि नील पर्वत पर या नील शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो नील शिखर पर स्थित मंदिर है चंडी देवी। तो नील शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो यह है चंडी देवी। और बिल्व शिखर पर कौन सा है, तो बिल्व शिखर पर है मनसा देवी। तो नील शिखर पर है चंडी देवी और बिल्व शिखर पर है मनसा देवी। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है नच बम, तो इसको आपको ध्यान रखना। नील शिखर पर चंडी देवी और बिल्व पर्वत पर मनसा देवी। अगला प्रश्न है कि रुड़की किस नदी के किनारे स्थित है। तो रुड़की स्थित है सोनाली नदी के किनारे स्थित है। और यह जो सोनाली और इसकी एक सहायक नदी है रतमऊ। तो रतमऊ और सोनाली नदियां हैं, तो ये मिलकर गंगा में मिल जाती हैं और ये गंगा की उत्तराखंड में मिलने वाली अंतिम सहायक नदियां भी है सोनाली और रतमऊ। तो यह रुड़की शहर सोनाली नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि लंडौरा एक रियासत रही है और इस रियासत का अंतिम राजा कौन था। तो यह रुड़की के ही पास थी। तो बलवंत सिंह क्या थे इसके, इस रियासत के अंतिम राजा रहते हैं बलवंत सिंह। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ कब लगा। तो उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ 2018 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर का शीतकालीन आवास मुखवा गांव है। तो किस मंदिर का शीतकालीन आवास मुखवा गांव है, तो ये है गंगोत्री। तो गंगोत्री मंदिर का जो शीतकालीन आवास क्या है, ये मुखवा गांव है। अगला प्रश्न है कि वारुणी यात्रा का अन्य नाम भी है। तो वारुणी यात्रा का अन्य नाम क्या है, तो इसे पंचकोशी यात्रा भी कहा जाता है। तो वारुणी यात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसे पंचकोशी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ मंदिर किस शैली का मंदिर है। तो विश्वनाथ मंदिर ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है और जो उत्तरकाशी में स्थित है और यहाँ से प्रसिद्ध त्रिशूल लेख भी हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगकंठ की ऊंचाई कितने मीटर है। तो श्रृंगकंठ दर्रे की ऊंचाई कुल कितने मीटर है, तो ये 6728 मीटर पर यह दर्रा है। श्रृंगकंठ की ऊंचाई है 6728 मीटर। और ये जो श्रृंगकंठ दर्रा है यह उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है श्रृंगकंठ दर्रा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी आवाज़ नामक समाचार पत्र की भाषा क्या है। तो उत्तरी आवाज़ नामक जो समाचार पत्र है इसकी भाषा थी संस्कृत और इसके संपादक थे दिनेश नौटियाल। तो संपादक दिनेश नौटियाल और भाषा क्या है, संस्कृत। अगला प्रश्न है कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ब्यासी जल विद्युत परियोजना यह है यमुना नदी पर। तो यमुना नदी पर बनी हुई है ब्यासी जल विद्युत परियोजना और देहरादून जिले में स्थित है। तो यमुना नदी पर बनी है ब्यासी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है आराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी मेगावाट है। तो आराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना की क्षमता है 81 मेगावाट और ये टॉस की जो सहायक नदी है और ये हिमाचल से आती है पाबर नदी पर यह बना हुआ है। तो यह जल विद्युत परियोजना पाबर नदी पर बनी है। अगला प्रश्न है कि छयागाड़ किस बुग्याल का अन्य नाम है। तो सोनगाड़ बुग्याल का अन्य नाम क्या है, छयागाड़ बुग्याल भी है।
अगला प्रश्न है कि बिसपुरिया गुफा कहाँ स्थित है। तो बिसपुरिया गुफा ये स्थित है माणा गांव के पास। तो माणा गांव के पास है बिसपुरिया गुफा। अगला प्रश्न है कि केदारताल कहाँ स्थित है। तो केदारताल स्थित है उत्तरकाशी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, केदारताल क्या है, रुद्रप्रयाग या चमोली में नहीं है, या उत्तरकाशी जिले में स्थित है केदारताल। अगला प्रश्न है कि चमोली को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो चमोली को पहले जाना जाता था लाल सांगा के नाम से। तो लाल सांगा के नाम से जाना जाता था चमोली को, इसका प्राचीन नाम क्या है, लाल सांगा। अगला प्रश्न है कि बनेडी हट के लिए जाने जाने वाला बुग्याल कौन सा है। तो बनेडी हट के लिए जाने जाने वाला बुग्याल है वेदनी बुग्याल, और ये कहाँ स्थित है, ये चमोली में स्थित है। बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु कौन सी गुफा स्थित है। तो उत्तराखंड में बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु कौन सी गुफा है। तो ये है टिम्मरसैंण गुफा, और ये चमोली में स्थित है। तो इसमें प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है, जैसे अमरनाथ में बनता है। तो बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु कौन सी गुफा है। तो यह है टिम्मरसैंण गुफा, चमोली। अगला प्रश्न है कि देवसारी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो देवसारी नामक जो परियोजना है ये बनी हुई है ब्रीही गंगा पर। अलकनंदा की सहायक नदियों में से एक है, तो ब्रीही गंगा पर बनी हुई है देवसारी परियोजना। अगला प्रश्न है कि किस झील से रूपगंगा जलधारा निकलती है। तो रूपगंगा नामक जो जलधारा निकलती है ये रूपकुंड से निकलती है, और यह चमोली में स्थित है। और इसी रूपकुंड को क्या कहा जाता है, रहस्य कुंड या कंकाली ताल भी इस रूपकुंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर का स्वर्ण मंडल किसने बनवाया। तो बद्रीनाथ मंदिर का जो स्वर्ण मंडल था तो ये बनवाया था महारानी अहिल्याबाई ने। तो बद्रीनाथ का स्वर्ण मंडल किसने बनाया, महारानी अहिल्याबाई द्वारा। अगला प्रश्न है कि गोपेश्वर के सुनील चौहान को कब राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार मिला। तो गोपेश्वर के सुनील चौहान को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2008 में। तो 2008 में इन्हें राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि रामायण उत्सव किस गांव में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो रामायण उत्सव सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है सलोड़ गांव में। तो सलोड़ गांव में जो रामायण उत्सव है यह काफ़ी लोकप्रिय है, और ये गांव कहाँ स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पुरुष साक्षरता के क्रम में चमोली कौन से स्थान में है। तो पुरुष साक्षरता के क्रम में चमोली 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था। तो महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को रुद्रावर्त के नाम से जाना जाता था। तो महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था रुद्रावर्त के नाम से। अगला प्रश्न है कि चौखंबा शिखर पर कौन सा केदार स्थित है। तो चौखंबा शिखर पर कौन सा केदार है, तो ये है मदमहेश्वर। तो मदमहेश्वर केदार यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी और मधुगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी और मधुगंगा नदियों के संगम पर स्थित है कालीमठ। तो कालीमठ क्या है, मंदाकिनी और मधुगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है मणिकर्णिक कुंड कहाँ स्थित है। तो मणिकर्णिक कुंड स्थित है गुप्तकाशी में। मणिकर्णिक कुंड कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुप्तकाशी में। अगला प्रश्न है कि चार धामों में केदारनाथ धाम कौन से स्थान का धाम है। तो चार धामों में जो केदारनाथ धाम है या रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, तो यह कौन से स्थान का धाम है, तो ये तृतीय स्थान का धाम है, यह तृतीय स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है कि तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो ये चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, और तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ धाम में पहले बैंक एटीएम का शुभारंभ कब किया गया। तो केदारनाथ धाम में पहले बैंक एटीएम का शुभारंभ 3 अगस्त 2019 को या एचडीएफसी द्वारा किया गया। तो एचडीएफसी का एटीएम का शुभारंभ हुआ यहाँ पर 3 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है कि मयूर या मोर ध्वज जो ऐतिहासिक स्थल है इसका उत्खनन
कब किया गया और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मयूर या मोरध्वज नामक जो स्थल है कोटद्वार, तो इस स्थल का उत्खनन किसने किया? तो ये किया 1887 में एम मरखम द्वारा ये प्रारंभ किया गया था मयूर ध्वज का उत्खनन। अगला प्रश्न है कि नयार नदी को पुराणों में किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है या किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नयार नदी को किस नाम से जाना जाता है पुराणों में? तो ये नवालिका के नाम से संबोधित किया गया है नयार नदी को। तो नवालिका नाम है नयार नदी का। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण मंदिर देवलगढ़ का निर्माण कब हुआ? तो लक्ष्मण मंदिर देवलगढ़ का निर्माण हुआ 1879 में, और ये कहाँ स्थित है? पौड़ी में है देवलगढ़। और ये जो पंवार शासक थे तो इनकी ये द्वितीय राजधानी भी रही। देवलगढ़ या अजयपाल द्वारा यह राजधानी निर्माण किया गया था। तो कुछ समय राजधानी पंवारों की राजधानी कहाँ रही? तो ये देवलगढ़ में रही। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का एकमात्र राहु का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर भारत का एकमात्र राहु का मंदिर है पैठाणी। तो पैठाणी पौड़ी में स्थित है। तो राहु का मंदिर ये पैठाणी में है, पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि भमासु क्या है? तो भमासु क्या है? एक छोटी गाड़ या नदी है। तो भमासु क्या है? एक नदी है। अगला प्रश्न है कि पुरानी टिहरी का अन्य नाम क्या है? तो पुरानी टिहरी के अन्य नाम है, तो इसको धनुष तीर्थ और गणेश प्रयाग भी कहा जाता है। तो पुरानी टिहरी जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित थी, जहाँ पर वर्तमान में टिहरी बांध बनाया गया है, तो इसका जो प्राचीन नाम क्या है? धनुष तीर्थ, और इसे गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना यह 400 मेगावाट की है, और जो टिहरी बांध परियोजना है यह उसी का हिस्सा है, और ये भागीरथी नदी पर बनी हुई है। तो भागीरथी नदी पर बनी है कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना, और यह 400 मेगावाट की है, और यह टिहरी परियोजना का ही एक हिस्सा है। और इसके पास ही एक कोटेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। अगला प्रश्न है कि बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बूढ़ा केदार नामक स्थल या बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर स्थित है। तो बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर स्थित है बूढ़ा केदार, और यह टिहरी जिले में स्थित है बूढ़ा केदार। और ये जो बाल गंगा और धर्म गंगा है ये भिलंगना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो ये कहा गया है चंद्रबंदी मंदिर। तो चंद्रबंदी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, और यह टिहरी जिले में स्थित है चंद्रबंदी मंदिर, और यह चंद्रकूट पर्वत पर स्थित मंदिर है चंद्रबंदी, जिसे स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? भुवनेश्वरी पीठ। अगला प्रश्न है कि वन देवी मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वन देवी मंदिर समूह स्थित है खीर गंगा नदी के तट पर। तो वन देवी मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो ये खीर गंगा नदी के तट पर स्थित है वन देवी मंदिर समूह। अगला प्रश्न है कि गांधी कुटी कहाँ स्थित है? तो गांधी कुटी स्थित है ताड़ीखेत में। ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। तो गांधी कुटी कहाँ स्थित है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है श्री हरि नारायण स्वामी जी द्वारा किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया? तो श्री हरि नारायण स्वामी द्वारा नैथानी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। तो श्री हरि नारायण स्वामी द्वारा किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया? तो ये करवाया गया नैथानी देवी मंदिर का। और जीर्णोद्धार से मतलब होता है कि उसको दोबारा से बनाना, माना उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करना। और अगर कई बार क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से जो प्राचीन मंदिर हैं या प्राचीन स्थल हैं तो उनको काफ़ी क्षति होती थी, तो फिर उनको दोबारा से बनाया जाता था। तो इसी को क्या कहा जाता है? जीर्णोद्धार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 2001 में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? तो 2001 में ये वेद कुंज द्वारा वेद कुंज नामक समाचार पत्र प्रकाशन होता है, और ये होता है दयाकृष्ण कांडपाल द्वारा। तो दयाकृष्ण कांडपाल द्वारा वेद कुंज नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है 2001 में। अगला प्रश्न है कि उज्जैन का किला कहाँ स्थित है? तो उज्जैन का किला स्थित है रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में। तो उज्जैन का किला कहाँ स्थित है? ये उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है?
तो डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है? तो ये सितारगंज में स्थित है, उधम सिंह नगर में। तो संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है? सितारगंज, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है कि खुजली देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो खुजली देवी मंदिर स्थित है ये उज्जैन गांव में है, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है कि काशीपुर नगर की स्थापना कब की गई? तो काशीपुर नगर की स्थापना होती है 1639 ईस्वी में, और ये चंदों के एक अधिकारी रहते हैं, काशीनाथ नामक अधिकारी, तो उनके द्वारा की जाती है। और ये चंद शासक बाज बहादुर चंद, तो बाज बहादुर चंद के समय क्या होता है, ये काशीपुर की स्थापना की जाती है। और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा शहर ढेला नदी के तट पर स्थित है? तो ये है काशीपुर। तो काशीपुर शहर क्या है? ये ढेला नदी के तट पर स्थित शहर है। तो इसके बाद हिंदी के 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है? तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन रहता है। हिंदी की प्रथम पत्रिका? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका रहती है संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन रहते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन क्या रहते हैं? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है? तो हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो यह रूपक रहस्य। तो हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है रूपक रहस्य, और एक किसके द्वारा रचित है? तो यह है श्याम सुंदर दास के द्वारा। तो श्याम सुंदर दास के द्वारा यह रचित है रूपक रहस्य। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत जी को, और इनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला माखनलाल चतुर्वेदी को, और इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया हिम तरंगिणी के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया? तो प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले ये कौन थे? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, और इनकी आत्मकथा के लिए इनको यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था प्रेमा। तो प्रेमा उनका क्या था? प्रथम उपन्यास था, और ये लिखा उन्होंने 1907 में। तो 1907 में उन्होंने लिखा प्रेमा नामक उपन्यास, जो क्या था? इनका प्रथम उपन्यास था। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी? तो मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, और ये इन्होंने 1916 में लिखी। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, और ये 1911 में इन्होंने लिखी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो ये है राजश्री। 1915 में इसे इन्होंने लिखा था। तो राजश्री क्या है? इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो यह है निहार, और ये इन्होंने 1930 में इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है कि निराला की प्रथम काव्य रचना? तो निराला की प्रथम काव्य रचना है जूही की कली। तो जूही की कली क्या है? इनकी प्रथम काव्य रचना है, और ये इन्होंने 1918 में इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? तो हिंदी की प्रथम कवयित्री माना जाता है मीराबाई को। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक की एकमात्र महिला कवयित्री है? तो तार सप्तक में शामिल एकमात्र महिला कवयित्री कौन है? तो ये थी शकुंतला माथुर। तो शकुंतला माथुर क्या थी? तार सप्तक में एकमात्र महिला कवयित्री थी।
अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है, तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा? ज्ञानेन्द्र कुमार का परख है और इसकी रचना इन्होंने 1929 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है, तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है अज्ञेय का और ये इनका प्रथम उपन्यास भी है। अगला प्रश्न है कि इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है, तो इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये है घृणामयी। तो घृणामयी क्या है? इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है, तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये है चित्रलेखा। तो चित्रलेखा क्या है? भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह है, तो अज्ञेय कवि का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये है भग्नदूत और इसकी रचना इन्होंने 1933 ईस्वी में की थी। तो अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत और जिसकी रचना उन्होंने 1933 ईस्वी में की थी। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।